इस वीडियो को देखने के बाद आपकी फिजिकल एजुकेशन की तगड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी। बस अपना हेडफोन लगाए। हेलो, अरे जकी भाई, आप पी के वीडियो सबसे शुरू में क्यों डाल देते हो? बाकी यूट्यूबर्स की तरह एंड में क्यों नहीं डालते हो? क्योंकि मैं बाकी यूट्यूबर्स की तरह एग्जाम टाइम में व्यूज बटोरने के लिए नहीं, सेशन के स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए वीडियोस बनाता हूँ। मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं जानता हूँ काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इतने दिनों से मैं अपने प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर रहा था। मेरा खुद का प्लेटफॉर्म आ चुका है, उसकी वेबसाइट और ऐप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो, मेरे साथ पढ़ भी सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 या यूनिट नंबर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन की। काफ़ी सारे स्टूडेंट ना क्रिटिसाइज करते रहते हैं मुझे कि हमारे स्कूल के टीचर जो है भैया वो तो ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो आप नहीं पढ़ा रहे हो। भाई आपके स्कूल वाले टीचर कुछ पढ़ा रहे हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मैं अगर सीबीएसई के ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो अप नहीं कर रहा हूं तो मुझे वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं जितने भी कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं वो लेटेस्ट 23-24 के सिलेबस को फॉलो अप कर रहा हूं, और जो जो टॉपिक उसके अंदर दिए हुए हैं सिर्फ वो पढ़ा रहा हूं। स्कूल के टीचर्स को बिल्कुल नहीं पता रहता है। एग्जाम जब करीब आ जाता है ना, तब उनको याद आता है कि अच्छा सिलेबस आया था, और फिर वो आपको बताते हैं कि यार जो साल भर पढ़े थे ना वो नहीं आने वाला, ये आने वाला है। तो मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जो भी पढ़ा रहा हूं सभी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी, तो उसके लिए आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि प्यारा कंटेंट अब रेगुलर आप लोग को इस चैनल में और मेरे फिजिक्स के चैनल में, जहां पे मैं डेडिकेटली फिजिक्स आप लोग को पढ़ाता हूं, वहां पे भी आप लोग के लिए प्रोवाइड होने वाला है। इसके अलावा आप में से काफी सारे लोग भिड़े हुए थे कि भैया सैंपल पेपर वगैरह बता दो यार, अब एग्जाम बहुत ज्यादा करीब आने वाले हैं। तो मैं आप लोग को रिफर करने वाला हूं वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर, जो कि ओसवाल गुरुकुल की तरफ से रहने वाला है, जो कि सिर्फ एक ही सैंपल पेपर परचेज करना है और पांचों के पांचों आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो पूरे के पूरे कवर अप हो जाएंगे। चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो तो सभी ब्रांच के लिए अवेलेबल है, चाहे आप पीसीएम से हो, पीसीबी से हो, ह्यूमैनिटी से हो, कॉमर्स से हो, सभी के लिए यहाँ पे जितने भी मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन आप लोग को बनाकर दिया गया है। मतलब एक बुक के अंदर पूरा आप लोग के सैंपल पेपर कवर अप, सारे आंसर्स गिवन है, सब कुछ गिवन है। वन ऑफ द बेस्ट बुक आप लोग के लिए रहने वाली है 23-24 के एग्जामिनेशन के लिए। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाके परचेज करें और अपनी घर बैठे प्रिपरेशन को और बेटर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नए यूनिट को, जिसका नाम है यूनिट नंबर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं, और याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर कुछ ऐसी टर्म्स आप लोग को देखने को मिलेंगी जो बायो वाले के लिए बड़ी बेनिफिशियल है, लेकिन जो नॉन बायो वाले टेंशन ना ले, तुम्हारे भैया बैठे हैं, सब चीज अच्छे से क्लियर कर दूंगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस किसी ने भी मेरी अभी तक के फिजिकल एजुकेशन की बुक परचेस नहीं करा है, अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो आप लोग इसको मतलब परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा अगर आपको इसकी ई बुक फॉर्मेट चाहिए तो वो भी आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म से देख सकते हो, परचेज कर सकते हो, और वहां से आप लोग इसको अवेल कर पाओगे बेस्ट डील में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, मैंने खुद का मेरा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया हूं, जहां पे मैं ढेर सारी लाइव क्लासेस आप लोग के लिए ले रहा हूं कोर्सेज के थ्रू। ये सभी के सभी कोर्सेज की लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड फॉर्म भी आप लोग को अवेल हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोग को उन सभी के सभी बैचेस के अंदर हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग सेशन, सब कुछ देखने को आप लोग को मिलने वाला है। सीमलेस वे में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरे प्लेटफॉर्म को, लैपटॉप के थ्रू भी, मोबाइल के थ्रू भी। लैपटॉप के थ्रू आप वेबसाइट के थ्रू देख सकते हो, मोबाइल के थ्रू आप वेबसाइट और साथ ही साथ ऐप के थ्रू देख सकते हो। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और रिसेंट मेरे बैचेस चल रहे हैं फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन के, इसको ज्वाइन कर लेना। 1 अक्टूबर से मेरी लाइव क्लास चालू होने वाली है। अगर आप लोग में से कुछ लोग बाद में ज्वाइन करें तो सारी क्लास के रिकॉर्डेड फॉर्म आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। और सभी की बेस्ट डील्स आप लोग को डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी जल्दी जाए ज्वाइन करें, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर? सारे टॉपिक पढ़ने वाले। भैया कुछ नया ऐड हुआ है क्या? हाँ जी, ये 2 नए टॉपिक ऐड हुए इस साल। तो भाई इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक निकल के आता वो क्या है? वो है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होती है भैया? बैलेंस डाइट एक ऐसे टाइप की डाइट मान लो जिसमें आप लोग सारे फूड ग्रुप्स को कंज्यूम कर रहे हो। मतलब क्या? ऐसे टाइप की डाइट जिसके अंदर सारे फूड ग्रुप्स, जो भी इसेंशियल फूड ग्रुप्स है, वो सभी के सभी अगर करेक्ट अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो कहलाता है बैलेंस डाइट। अब आप बोलोगे भैया एक सेकंड, आपने बोले बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर सारे फूड ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब ये फूड ग्रुप्स क्या होते हैं? तो याद रखना, वो होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर। अगर ये सभी के सभी करेक्ट प्रोपोर्शन में अगर आप लोग की डाइट के अंदर है तो वो डाइट कहलाएगी बैलेंस डाइट, क्योंकि इसको कंज्यूम करने से आप हेल्दी वेट के अंदर आ जाओगे, आपका बॉडी शेप बेस्ट हो जाएगा, आप दिखने में एकदम तगड़े दिखने लग जाओगे, और मैं कह सकता हूं गुड लुकिंग दिखने लग जाओगे, अट्रैक्टिव आपका बॉडी स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब मान लो कोई दुबला सा
है और कोई बहुत मोटा सा है। दोनों चाहते हैं कि यार हम लोग एक हेल्दी वेट के अंदर आ सके, एक ऐसा वेट के अंदर जहां पे हम लोग गुड लुकिंग दिख सके। तो उन्हें ना बैलेंस डाइट कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी ये चीज अचीव हो सकती है। अब मैंने एक चीज कहा हेल्दी वेट, ये क्या होता है आगे बताऊंगा। ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वर्ड के बारे में बताता हूँ, वो है फूड। फूड क्या होता है? फूड का मतलब ये कि यार जिंदा रहने के लिए जो मिले हम लोग खा ले, वो कहलाता है फूड। वहां पे हम मैटर नहीं कर रहे कि यार हमारी बॉडी बन रही है कि नहीं बन रही है, ये सब चीजें, ये सब मैटर नहीं करता। बस जिंदा रहने के लिए बॉडी को बस चलने फिरने के लायक का खाना खा लो, वो कहलाता है फूड। अब ये न्यूट्रिशन क्या होता है? तो न्यूट्रिशन एक ऐसी टाइप की डायनेमिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम फूड तो कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए नहीं, हेल्दी रहने के लिए, अपनी बॉडी को नरिश करके रखने के लिए हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिशंस को कंज्यूम कर रहे हैं। तो बियर ग्रिल्स जिंदा रहने के लिए कुछ भी खा सकता है, लेकिन जॉन सीना को ऐसा नहीं करना पड़ेगा भाई। उसको तो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी तो यार वो अपने आप को बॉडी बिल्डर दिखा पाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब ये मैक्रो और माइक्रो क्या चीज होती है? मान लो मेरे हाथ में ना ये एक मिक्स फ्रूट का कॉकटेल है, वो कॉकटेल नहीं जो आप सोच रहे हो। इसके अंदर ना सारे जितने भी फ्रूट्स आप लोग को देखने को मिलते हैं उन सब का ड्राई फॉर्म है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कंज्यूम करने वाला हूँ पाइनएप्पल। इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का। तो जो भी मैंने अभी खाया उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था उसको पता करने के लिए हम लोग इसके ना बैक में चेक कर सकते हैं। यहाँ लिखा रहता है न्यूट्रिशन फैक्ट। तो न्यूट्रिशन फैक्ट में ना इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई, ध्यान से देखना। यहाँ लिखा हुआ है प्रोटीन जो है 3 ग्राम है इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट 15 ग्राम है, शुगर जो है 18 ग्राम है, फैट यहाँ पे 2 ग्राम है, ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है भैया। यहाँ सोडियम जो है वो 2.4 मिलीग्राम दिया हुआ है। सोडियम क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि पहले से ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, मिलीग्राम में दिया है। और जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो ग्राम में दिए हुए, लार्ज अमाउंट में आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी आप डाइट कंज्यूम करते हो उसके अंदर पहले से ही लार्ज अमाउंट में आप लोग को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट हर डाइट के अंदर स्मॉल अमाउंट में आपको देखने को मिलती है। क्लियर रहेगा? अब आप कहोगे कि भैया मैक्रो न्यूट्रिएंट किस काम आते हैं? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट ना आपकी बॉडी के अंदर जो भी मेजर काम है, जैसे मसल्स को बिल्ड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, हार्मोन्स डेवलप करना, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट का काम है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट का काम क्या होता है भैया? इन सबको सपोर्ट करने का काम करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आइए एक एक करके इनको डिटेल में देखते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में आपको समझ में आ गया, जिसको हम लोग लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करते हैं अपने डाइट के अंदर। तो इसमें सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, जिसका घर का नाम होता है कार्ब। अब याद रखना, बायो के टर्म्स यहाँ पे नहीं पढ़ रहे, कोई भी डिटेल फॉर्म में नहीं लिखना है आपको। पी में अगर अच्छे नंबर चाहिए तो कार्ब्स का फंक्शन क्या है, मतलब जितने भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट इनके फंक्शन क्या है, कितने टाइप के हैं, कहाँ से मिलते हैं, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है तो वो याद रख लो, बस हो गया। इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। तो कार्ब्स जो होता है इसका जो मेजर काम है वो एनर्जी। बेसिक सी बात है यार, एक बाइक खरीद के लेकर आ गए हो, लेकिन उसको चलाने के लिए फ्यूल चाहिए ना, क्योंकि फ्यूल उस बाइक के लिए एनर्जी का काम करती है। ऐसे हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का काम कौन करता है? कार्ब्स करता है। तो अगर आप थके हुए और किसी का कॉल आता है और बुलाते हैं कि सोना बाबू मेरे घर आ जाओ ना, तो उस टाइम पे आपको एनर्जी की जरूरत रहेगी, वो भी इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत। तो आप उस टाइम पे एक बनाना कंज्यूम करके जा सकते हो, क्योंकि बनाना के अंदर आपको हाई अमाउंट में एनर्जी देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर कार्ब्स है, और कार्ब्स कंज्यूम करने से एनर्जी आपको इंस्टेंट मिलती है। आपने स्कूल की प्रेयर में देखे होंगे जो हट्टे कट्टे रहते हैं ना, वही लोग प्रेयर में ना दना दन गिरते हैं। वो ना हे शारदे माँ हे शारदे माँ चल रहा हो, धन 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 2-3 गिर गए। एग्री करते ना, दुबले पतले कभी नहीं गिरते भाई। फिर आपके जो स्कूल के पियून रहेंगे या फिर पीटी वाले सर या कोई टीचर रहेगा, वो उनको ग्लूकोज पिलाते सो दैट उनकी जान वापस आती है और वो पुनर्जन्म लेते हैं। तो उन्हें वो पुनर्जन्म कैसे ले ली है? चक्कर आने के बाद, क्योंकि स्कूल वालों ने उन्हें ग्लूकोज पिलाया। ग्लूकोज में अंदर क्या होता है? ग्लूकोज एक्चुअल में सिंपल कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, और कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आया क्यों ग्लूकोज दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी एनर्जी लो हो चुकी है और वो गिर पड़े हैं, तो उनको एनर्जी दे देंगे सो दैट वो उठ खड़े होंगे। अब कार्बोहाइड्रेट का क्या काम? सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करना होता है? ऐसा नहीं, ढेर सारे काम होते हैं। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव ऑपरेशन के लिए भी बेनिफिशियल होता है। ये बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए आप लोग 1-2 बनाना कंज्यूम करो और खेलने चल जाओ, आपको एनर्जी खूब मिल जाती है, क्योंकि ये फास्टली डाइजेस्ट हो जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर। अब 2 टाइप के आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेंगे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये स्वाद में मीठे होते हैं, नेचर में नहीं, रोम रोम भाइयों, लेकिन ये नेचर में क्रिस्टलाइन होते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जो भी आप लोग कंज्यूम कर रहे हो, टेस्ट करके देख लेना, मीठा सा लग रहा है तो मतलब ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज का एग्जाम्पल दे सकते हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो याद रखना, ये टेस्ट में मीठे मीठे नहीं होते, वाटर सॉल्युबल भी नहीं होते, क्रिस्टलाइन नेचर के भी नहीं होते। एग्जाम्पल की बात करूं तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। आप लोग ये डायग्राम के थ्रू याद कर सकते हो कौन कौन इसके अंदर होता है। तो ये खाने पीने के मेनली जितने भी आइटम है जो मीठे मीठे आपको लगते हो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट
न्यूट्रिएंट है। कॉम्प्लेक्स के अंदर आप लोग के होल ग्रेन्स वगैरह आप लोग को मेजर देखने को मिल जाएंगे, ओट्स वगैरह हो गया, आलू हो गया। अगला होता है प्रोटीन। प्रोटीन भी एक काफी इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है, आपकी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे कहलाता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं होता तो आपकी बॉडी के अंदर मसल्स कभी नहीं ग्रो हो पाती। तो याद रखना प्रोटीन ने एक्चुअल में बॉडी के अंदर मसल्स डेवलप करने का काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिम जा रहे तो ही प्रोटीन लेना, नहीं भाई, जिंदगी में नॉर्मली भी अगर जीना है तो प्रोटीन जरूरी है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी मसल्स है वो सब प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन का मेन काम क्या होता है? मसल्स बिल्ड करना। इसके अलावा नेल्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है, इसके अलावा हेयर की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। एक बहुत घटिया सा ऐड है, पता नहीं किस शैम्पू का, उसमें वो इतना घटिया, पता नहीं राइटर को भी शर्म नहीं आए वो डायलॉग लिखते हुए कि अम्मा मैं तुम्हें अंडा बुलाऊं, या क्या ऐसा कुछ है वो, तो मैं तुम्हें अम्मा नहीं अंडा बुलाऊं। तो उसमें वो ये कहना चाह रही है कि अम्मा मैं तुम्हें अम्मा बुलाऊं या अंडा बुलाऊं। ऐसा इसलिए कि मतलब उसकी माँ उसकी बालों की केयर कर रही है, तो अंडे के अंदर प्रोटीन रहता है, और जो प्रोटीन है वो एक्चुअल में बालों की हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। अब ये ऐड बनाने वालों ने लॉजिक जो है कचरे के डब्बे से निकाले थे, पता नहीं, छोड़ो। तो प्रोटीन का आप लोग को सिस्टम समझ में आया। इसके अलावा प्रोटीन कितना कंज्यूम करना चाहिए, तो अक्षय कुमार जी से सुने। जितने किलो के आप हैं बॉडी को चाहिए उतने ग्राम प्रोटीन। इसके अलावा याद रखना प्रोटीन डायरेक्टली आप लोग की बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, पहले एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर आप लोग की बॉडी के अंदर जाते हुए देखने को मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली डाइजेस्ट हो जाता है, इनको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए मेनली कहा जाता है ना कि दूध एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता है। कभी आपने सुने होंगे तो आप लोग को शायद याद होगा कि दूध जो है एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता, उसके अंदर केसीन प्रोटीन रहता है, वे प्रोटीन रहता है, जो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, टाइम लगता है दूध को डाइजेस्ट होने में। इसलिए आप दूध पीकर अगर खेलने जाओगे ना तो उतना मजा नहीं आएगा एज कम्पेयर टू केले खा के। जलवा है हमारा। सो नेक्स्ट होता है फैट। फैट और कार्बोहाइड्रेट का ना कुछ लफड़ा है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो फैट का मेजर काम क्या होता है? आपकी बॉडी को गर्म रखने का काम करता है, इसी के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उन सबको प्रोटेक्ट करता है। स्टमक के ऊपर आप लोग को फैट की लेयर दिखती है, सो दैट वो स्टमक को प्रोटेक्ट कर पाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और लड़कों को जिंक की कमी होती है तो सबको पूर्ति करता है। क्लियर है भाई? मैंने कहा खबीस के बच्चे। किसी के पैर कटर कटर बोल रहे हैं तो भाई यार आप लोग घी में खाया करो, उसके अंदर आप लोग को फैट देखने को मिलता है, कटर पुटर की आवाजें बंद हो जाएगी, क्योंकि लुब्रिकेंट की कमी पड़ रही है। तो बॉडी के अंदर जहां जहां लुब्रिकेंट की जरूरत है, बोन्स के जॉइंट्स वगैरह में, वो सबको फुलफिल फैट करता है। लड़कियों के बड़े नखरे हो जाते हैं कि आई डोंट लाइक दैट फैटी फूड, तो उन लड़कियों को कहना चाहिए चुप करे मैनेजर। भाई खाओ यार, क्योंकि कई सारे ऐसे वाइटामिन है जो फैट सॉल्युबल होते हैं। अगर आप फैट ही नहीं कंज्यूम करोगे तो वो इंपॉर्टेंट विटामिन आपकी बॉडी के अंदर नहीं आएंगे और आपको नरिश या ग्लोइंग स्किन वगैरह भी नहीं दे पाएंगे। याद रखना। तो याद रखना फैट हमेशा बुरा नहीं होता है, ये अच्छे काम भी करता है, लेकिन किसी भी चीज को एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करोगे तो फिर खराब चीज है। अब फैट के बनने का कोई दूसरा तरीका भी है क्या? हाँ जी, अगर आप कार्बोहाइड्रेट को एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हो, मान लो आपकी बॉडी को चाहिए थे 50 ग्राम कार्ब्स की जरूरत थी और आपने यार 150 ग्राम कंज्यूम कर लिए, तो 50 ग्राम तो आपकी बॉडी ने डाइजेस्ट कर ली और 100 ग्राम को आपकी बॉडी ने स्टोर कर ली इन द फॉर्म ऑफ फैट, क्योंकि फैट का दूसरा नाम होता है रिजर्व एनर्जी सोर्स। जब आप भूखे रहते हो, नखरे बताते हो कि मम्मी आज मैं दाल चावल नहीं खाऊंगा, अब भूखे तो रह लिए, प्रण रख लिए भाई, तो ऐसे टाइम में आपकी बॉडी में अगर खाना नहीं आएगा तो आपकी बॉडी के अंदर जो फैट है वो डाइल्यूट होने लग जाता है और वो एनर्जी रिजर्व एनर्जी के तौर पे तो वो स्टोर्ड था, तो वो बॉडी आपकी ना फैट के थ्रू एनर्जी लेने लग जाती है। समझ में आया भाई? तो याद रखना कार्ब्स को जब एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम कर लो तब होता है। तो फैट दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट जो है ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बॉडी के अंदर बढ़ाता है और अनसैचुरेटेड जो है ये बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को नॉर्मल या फिर लोअर डाउन करता है। कहां कहां पे आपको फैट देखने को मिलता है? फिश के अंदर देखने को मिल जाएगा, चीज, बटर, एवोकाडो, नट्स, इन सब के अंदर देखने को मिलेगा। आज के टाइम में ओमेगा 3 फैटी एसिड की टैबलेट्स वगैरह मिलती है मार्केट में, उसके अंदर भी आप लोग को ना गुड फैट आप लोग को देखने को मिलता है जो बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जो लास्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट है इसका नाम है पानी। पानी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है भाई, मेरे ख्याल से सब लोग 17-18 साल के तो होने पे आ गए, 16-17 के तो हो गए होंगे। पानी के बारे में तो तुमको पता ही है, क्या ही बोलूं। अगर आप अच्छे से पानी पियोगे तो आपकी बॉडी स्किन ग्लोइंग रहेंगी। लड़कियां लोग से रिक्वेस्ट है भाई, फाउंडेशन पे पैसा बर्बाद ना करें, उसकी जगह 20 रुपए की पानी की बोतल खरीद के लेकर आए, पानी पिए, आपकी बॉडी वैसी ही चमकेगी। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो भी आप लोग खा रहे हो, जैसे आपने प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करना चालू करा, बोले कि यार नहीं यार भैया आज से तो मैं हेल्दी हो जाऊंगा, प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम कर रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, अरे भाई पैखाने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोटीन है ये काफी सारे केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में करता है। और मान लो आपने जो भी कंज्यूम करे हो, जो भी न्यूट्रिएंट कंज्यूम करे हो, उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम वाटर करता है। इसके अलावा आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी बेनिफिशियल होता है। और मान लो किसी का झगड़ा हो गया तो आप देखते हो ना कि यार पानी पिलाओ, शांत करो, कह रहे लड़ाई झगड़ा माफ करो और आगे क्या साफ करो तुम बता देना। तो उस टाइम देखते होंगे पानी पिलाया जा रहा है, अरे भाई लड़ रहे हैं, वहाँ जायदाद की लड़ाई चल रही है और यहाँ पानी पिलाया जा रहा है, शर्म नहीं आ रही?
पानी इसलिए पिलाया जा रहा है कि सो दैट बॉडी का जो टेम्परेचर एकदम से मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया लड़ते लड़ते वो लोअर डाउन हो सके। तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी वाटर करता है। तो मेरे ख्याल से तुमको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। इसके अलावा वाटर के बारे में आप लोग कितना चाहो उतना लिख सकते हो भाई, आपकी मर्जी है। तो नेक्स्ट होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिनको आप लोग स्मॉल अमाउंट में डाइट में कंज्यूम कर रहे हो। तो मिनरल्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी बॉडी के फंक्शनिंग्स होते हैं उन सब के लिए नेसेसरी होते हैं, उनकी फंक्शनिंग को बेटर बनाने का काम करते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन मत लिखना, यही लिख दोगे काम बन जाएगा यार। तुम जज्बात में बह रहे हो कि भैया ये क्या डेफिनेशन है, सच्ची में यही लिख के आना है तुम्हें। अरे 3-4 साल से इस यूट्यूब चैनल में पढ़ा रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन, थोड़ा भरोसा तो रखो। 99 नंबर क्या 100 नंबर आ जाएंगे भाई। अगर तुम नॉन बायो वाले हो टेक्निकल लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। जो भैया मिनरल्स है इनके अंदर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स होते हैं क्या? हाँ जी। कौन कौन से होते हैं? इनको 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया, एक है मैक्रो और दूसरा है माइक्रो मिनरल्स के अंदर। तो मैक्रो के अंदर आता है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। माइक्रो के अंदर आता है आयोडीन, आयरन, क्रोमियम, कॉपर, कोबाल्ट। भैया इसके अलावा हमारी बुक के अंदर तो फलाना ढिमका 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 भी लिखा हुआ, उसको भी याद करना है। नमस्कार जी, इतना पढ़ लो वही सफिशिएंट है। क्या ये एग्जाम में पूछे जाते हैं? हाँ जी, रट के जाना पड़ेगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में, या फिर आप लोग को एमसीक्यू के तौर पे क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया बताइए कौन सा मैक्रो मिनरल इनमें से, तो आपको पता होना चाहिए और मेनली इन्हीं में से पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा। 99% है, इसी में से आएगा। 1% की गारंटी मैं भी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि उतना तो डिटेल भी नहीं देता है भाई। अब इनको ना डिटेल में पढ़ेंगे आगे, टेंशन ना लेना। अगला होता है विटामिन। तो विटामिन क्या होता है? आपकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शनिंग्स देखने को मिलते हैं, लाइक आपकी बॉडी को हेल्दी रखना, आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, उन सब के लिए हेल्पफुल कौन होता है? विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। ऐसे टाइप के विटामिन जो कि फैट के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर डाइल्यूट होते हैं, और ऐसे टाइप के विटामिन जो वाटर के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर डाइल्यूट होते हैं। तो इसलिए फैट भी कंज्यूम करना जरूरी है, अदरवाइज ये वाले विटामिन तो आप लोग के कभी बॉडी के अंदर आ ही नहीं पाएंगे। समझ में आया भाई लड़कियों? मोमोज खाते टाइम तो तुमको फैट की याद नहीं आती, बड़े आए। अब कौन कौन से फैट किसके अंदर आते हैं? तो देखो मेनली ना जो आपको फैट देखने को मिलेंगे वो है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। इसमें से BC, अगर आप रोड में चलते हुए किसी को BC बोल दोगे, शर्म के मारे पानी पानी हो जाएगा। तो याद रखना BC कौन से हैं? वो है वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसके अलावा बचे हुए A, D, E, K, ये सभी के सभी फैट सॉल्युबल होते हैं। याद रखना विटामिन B सिंपल नहीं होता है, ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंदर डिफरेंट विटामिन है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12, B7, ये सभी चीजें। इसको डिटेल में आप लोग को दिखाऊंगा भी, टेंशन ना लो, कंफ्यूज मत हो, सर मत दुखाओ अपना और लोड ना लो कि यार ये क्या है, अभी देखते हैं ना, टेंशन क्यों लेते हो। तो विटामिन A जो रहता है ये बचपन से जानते हो कि विजन के लिए, स्किन के लिए, बोन के लिए, टीथ्स के लिए, रिप्रोडक्शन की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। इसके अलावा जो B1 हो गया, B2 हो गया, एक्चुअल में ना फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। और B3 का भी मेनली यही काम है। इसके अलावा B6 की बात करूं तो रेड ब्लड सेल के लिए ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, साथ में ना ये स्लीप वगैरह को भी इंप्रूव करते हैं। B7 की बात करूं बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, जितने भी हेयर प्रोडक्ट्स वगैरह है ना इसमें काफी ज्यादा इसको टारगेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। B9 जो होता है ये न्यू सेल्स के रिक्रिएशन और DNA सिंथेसिस के लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा B12 की अगर मैं बात करूं तो आपकी बॉडी के अंदर फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है, ये एमिनो एसिड्स को भी ब्रेक डाउन करता है। समझ में आ रहा है कुछ चीज कि प्रोटीन की जो इंपॉर्टेंस है? याद है ना मैंने पहले कहा था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट की हेल्प करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। विटामिन सी जो होता है आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन डी जो है ये स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है बोन्स और टीथ्स के लिए। ई जो होता है एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है, और के जो है आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। अब आप बोलोगे भैया एग्जामिनेशन में बस इतना ही आएगा? नहीं, विटामिन के मेनली नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो ज़्यादा याद होने चाहिए और इनकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो मेनली ना जो इंपॉर्टेंट है मैं वो टिक करा दे रहा हूँ, हर किसी को रटने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहला है विटामिन ए, रेटिनॉल इसका नाम है, याद रखना है। इसकी डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस होता है, इसका भी आप लोग को डेफिशिएंसी याद करना पड़ेगा। B1 आपसे पूछा जा सकता है, थायमिन होता है, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी हो जाता है। B2 रिबोफ्लेविन, इसकी डेफिशिएंसी नहीं पूछेगा, ज़्यादातर नहीं पूछता है, ठीक है ना। B3 की बात करें तो इसका नाइसिन नाम होता है। पेलेग्रा आप लोग को पूछा जा सकता है, ठीक है। B5 का ना मेरे को नहीं लगता कि B5 का ज़्यादातर पूछेगा। B6 का पूछा जा सकता है, इसकी डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, नाम भले ही ना पूछे। B7 का नाम बेशक पूछेगा, बायोटिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और डर्मेटाइसिस जैसी प्रॉब्लम भी आपको हो जाती है इसकी वजह से।
B9 फॉलिक एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिशिएंसी भले ही ना पूछे, B12 का भी ना पूछे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन सी रट के चल जाना भाई, आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भूल जाना लेकिन विटामिन सी का नाम याद रहना चाहिए। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी का नाम भले ही याद ना हो लेकिन इसकी डेफिशिएंसी से रैकेट होता है। और इसके अलावा भले ही आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हुआ तो माफी चाहता हूँ, ठीक है। तो इतने याद कर लो, इतनी डेफिशिएंसी याद कर लो, ये तुम्हारे लिए सफिशिएंट रहेगा। अब अगला टॉपिक है आप लोग का न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। देखो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, देखो ये टॉपिक एकदम सिमिलर है, रिपीट नहीं पढ़ना है फिर से। क्यों नहीं पढ़ना मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना। अभी हम लोगों ने क्या पढ़े, अभी हम लोगों ने पढ़े कि मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं। मैक्रो के अंदर कौन कौन थे, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था और वाटर था। माइक्रो के अंदर विटामिन और मिनरल्स। अभी हम लोगों ने ये पढ़े। अगला टॉपिक क्या है, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट कौन है और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट कौन है। मतलब क्या, जो आप डाइट में कंज्यूम कर रहे हो उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है तो वो इसके अंदर आएंगे, जो आप डाइट में कंज्यूम कर रहे हो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं है वो इसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे। तो याद रखना मैक्रो और माइक्रो के अंदर जितने भी आप लोग के कंपोनेंट है, वाटर को छोड़कर वो सभी के सभी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के अंदर आते हैं। इसका मतलब क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब के अंदर आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मतलब कुछ ना कुछ आप लोग को यहाँ पे चीजें मिल रही है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज मिल रही है। लेकिन जो वाटर है इसके अंदर कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं रहती। पानी की बोतल को पीछे पलटा के देखना, कोई कैलोरीज नहीं मिलती है आपको पानी पीने से। इसके अलावा और कौन कौन से नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होते हैं, जैसे रफेज जिसको हम लोग फाइबर्स कहते हैं। इसके अलावा फ्लेवर्ड कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड, ये सभी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम लोग पहले बात कर रहे हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की। देखो भाई मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं इसलिए आपको सिर्फ ऐसे दिखा दे रहा हूं सोर्सेज। जैसे प्रोटीन, देखो सुनो मेरी बात, अगर एग्जाम में आए तो ऐसे लिख देना, मैक्रो माइक्रो के बारे में पूछे, और न्यूट्रिटिव नॉन न्यूट्रिटिव के बारे में पूछे तो ऐसे लिख देना। सेम जो भी पढ़ा है वही चीज लिख दोगे तो काम बन जाएगा। यहाँ पे मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि प्रोटीन कहाँ कहाँ मिलता है, एनिमल और वेजिटेबल सोर्सेज के थ्रू मिलता है। आप लोग चाहो तो एक बार रीड कर लेना इसको पॉज करके। कार्बोहाइड्रेट का भी सेम ऐसी कहानी है, ये सब इसके रिसोर्सेस हैं। फैट की बात करूं तो एनिमल और वेजिटेबल सोर्सेस से आपको देखने को मिलता है। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप मेरे प्लेटफॉर्म की वेबसाइट या ऐप से डाउनलोड कर पाओगे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टेंशन मत लेना, वहां से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट है डाउनलोड। तो ये जितने भी थे आप लोग के मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, याद है आप लोग को डिटेल में पढ़ाया हूँ मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। इनके बस सोर्सेस यहाँ पे आप लोग को बता दिया, फिर से रिपीट ना करते हुए। लेकिन याद है मिनरल्स के बारे में हम लोगों ने नहीं पढ़े थे, तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, डोंट वरी। तो मिनरल्स के अंदर कैल्शियम जो है ये टीथ्स और बोन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इनके सोर्सेस यहाँ से आप लोग देख लेना। फास्फोरस की बात करूं तो ये भी टीथ और बोन के लिए बेनिफिशियल है, इनके सोर्सेस यहाँ पे लिखे हुए एक बार रीड कर लो दोस्तों। आयरन की बात करूं तो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए बेनिफिशियल होता है, डेफिशिएंसी से एनीमिया हो जाता है। इनके सोर्सेस ये रहे। आयोडीन की अगर बात करूं तो यार थायराइड ग्लैंड के लिए आप लोग के लिए बेनिफिशियल है, अगर आप इसको ढंग से कंज्यूम नहीं करोगे तो गॉइटर हो सकता है। यहां से आप लोग के सोर्सेज देखने को मिलेंगे। सोडियम की बात करी जाए तो वाटर के अंदर बैलेंस आप लोग को बना के रखता है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए बेनिफिशियल है। क्रैम्प व्रैम्प आ जाते हैं ना तो नमक वाला पानी पियो तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। पोटेशियम की बात करी जाए तो मसल्स के अंदर वीकनेस वगैरह आ जाएगी अगर आप इसको कंज्यूम ढंग से नहीं करोगे तो। सल्फर की बात करूं तो ये आपकी बॉडी के अंदर हेयर और नेल्स की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है। तो याद रखना विटामिन के मेजर नाम ही आएंगे, कोई नहीं पूछने वाला इसकी वजह से क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या नहीं क्या। ये वाला जो चार्ट बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कहाँ गया ये वाला, इतना पढ़ लेना विटामिन के लिए, ठीक है। मिनरल्स के लिए ये पढ़ लेना, कहाँ गया ये वाला पोर्शन। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अगले टॉपिक की बात करते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। देखो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट को अच्छे से मैक्रो माइक्रो में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं फिर से रिपीट नहीं किया, इसलिए थोड़ा सा स्किप कर दिया। नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर अगर पहली बात करी जाए तो सबसे पहले होता है फाइबर, जिसको रफेज भी कहा जाता है। मान लो एक एप्पल है, उसका आपने जूस निकाले तो कितना निकलेगा, इत्तू सा निकलेगा। और जो बचा हुआ था, मतलब उस एप्पल के बल्क को जो बढ़ा रहा था वो कौन बढ़ा रहा था, वो बढ़ा रहे थे फाइबर्स। तो फाइबर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए आप लोग अगर कभी चिली चिकन खाने जाओ तो याद रखना उसके साथ ढेर सारे आप लोग को फाइबर्स भी देते हैं वो लोग, है ना। सैलेड वगैरह देते हैं, क्यों देते हैं भाई, कि वो जो प्रोटीन है उसको आप डाइजेस्ट इजिली कर पाओ। फाइबर हेल्प कर देगा आपकी, वरना आपका अंदर का जाम लग जाएगा। अरे भाई जो वेज वाले हैं भाई, चिली चिकन, अरे मतलब चिली पनीर भी खाओगे तो उसके साथ भी आपको वेजिटेबल्स देखने को मिलते हैं ना भाई, क्योंकि प्रोटीन उसके अंदर भी होता है, केसिन प्रोटीन आपको देखने को मिलता है। उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी आप लोग को फाइबर्स कंज्यूम करने पड़ते हैं। तो याद रखना इसके अंदर कोई न्यूट्रिटिव वैल्यूज नहीं होती है, ये डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल नहीं होता है।
अब जो नेक्स्ट आप लोग का नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है वो है वाटर। वाटर के बारे में फिर से रिपीट करना है क्या? मेरे ख्याल से तो कोई मतलब नहीं है, मैक्रो न्यूट्रिएंट में तो पढ़ चुके हैं। याद रख लेना बस कि 20% आप खाने से पानी कंज्यूम कर लेते हो और 80% वाटर आप डायरेक्टली इनटेक करते हो। इसके अलावा वही सब चीज़ें लिखी हुई है, मेरे को नहीं लगता कि फिर से रिपीट करना चाहिए। अगला है कलर कंपाउंड, ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट होता है। अरे खाने को मतलब कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए जलेबी के कलर को बदल देते हैं सो दैट ये अट्रैक्टिव सा लगता है। ऐसे कंपाउंड आप लोगों को कलर कंपाउंड बिरयानी के अंदर भी डाला जाता है, याद होगा आप लोग को। फ्लेवर्ड कंपाउंड की बात करें, जो रसना वगैरह हो गया, टैंग वगैरह हो गया, ये सभी आप लोग को एक किस्म से ना किसी स्पेसिफिक फ्रूट वगैरह का फ्लेवर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि एकदम हो सकता है ओरिजिनल फ्रूट से आप लोग का पल्प लिया गया, हो सकता है केमिकली भी इसको प्रिपेयर किया गया हो। अगला है प्लांट कंपाउंड। इसका मतलब ये कि लेट से टी वगैरह आप पी रहे हो या फिर आप कॉफी वगैरह पी रहे हो तो प्लांट कंपाउंड से आप लोग के लिए आ रही है, जो कि नॉन न्यूट्रिटिव है। इसलिए चाय वाय जो पीते और बोलते हैं ना एनर्जी आ गई, अरे अकल के अंधो भाई, तुम दूध भी तो कंज्यूम कर रहे हो, दूध के थ्रू तुमको एनर्जी मिल रही है, चाय के थ्रू नहीं मिल रही है। लेकिन अब क्या बोले यार, अंग्रेजों ने हमको इतना पिला दी है कि हर इंडियन पीता ही रहता है चाय। अंग्रेज भी चतरे थे, शुरू में पहले फ्री में पिलाए फिर बाद में भाई पैसे कमाए। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर। इसका मतलब ये कि ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया और ये दो टॉपिक तो एकदम को रिलेट एक दूसरे से, बस इसमें नॉन न्यूट्रिटिव एक नया टॉपिक है, बाकी ये तो पूरा ही सेम है। अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ये वाला टॉपिक वेट कंट्रोल वाला। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हेल्दी वेट। हेल्दी वेट क्या होता है? याद है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट जो कंज्यूम करेगा उसका हेल्दी वेट होगा। अब ये हेल्दी वेट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? हमारे इंडिया में क्या सोचा जाता है, जो मोटा हट्टा कट्टा है वो हेल्दी, खाते पीते घर का। अब खाते पीते घर के नहीं हो तुम, सीधे अस्पताल जाने के लिए हो तुम। और जो एकदम दुबले भाई, तुम लोग फिट नहीं हो, जो तुम सोच रहे हो हम फुर्तीले। चचा की सुन लो, हमारे घर तो रिश्ते वाले आते हैं, बोलते हैं लड़का दिखाओ, लड़का दिखाओ, बोलते हैं डॉक्टर को दिखाओ। समझ में आया ना भाई? तो याद रखो, बहुत दुबला होना भी गलत है और बहुत मोटा होना भी गलत है। आपको एकदम नॉर्मल रहना चाहिए। मतलब ये कि जो आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका एक आइडल वेट होना चाहिए, जहां पे आप लोग एकदम बढ़िया दिखोगे, अट्रैक्टिव दिखोगे, आपकी बॉडी लीन मस्कुलर सी दिखेगी। हेल्दी वेट कब आता है, कैसे पता करें कि आपका हेल्दी वेट है कि नहीं? अगर आपका बीएमआई के अकॉर्डिंग स्कोर 19 से लेकर 25 के बीच में आ रहा है, असली वे में कहूँ, मोटे मोटे वे में कहूँ तो 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में भी आ रहा है, तो आप लोग हेल्दी वेट के अंदर आते हो। अब भैया बीएमआई कैसे निकालते हैं? और बीएमआई मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है बीएमआई का फुल फॉर्म। इसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि आप हेल्दी वेट के अंदर हो क्या, आप अंडर वेट के अंदर हो क्या, आप ओबेसिटी के अंदर हो क्या, आप ओवर वेट के अंदर हो क्या। तो इसका एक फॉर्मूला है, ये रहा इसका फॉर्मूला। आप लोग को सबको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? आप अपना बताना जरा बीएमआई क्या है। आपको अपना वेट लेना है केजी में और हाइट का स्क्वायर करना है, लेकिन हाइट मीटर में लेना है। क्लियर भाई? कन्वर्ट कर लेना आप लोग गूगल के थ्रू। तो वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर कर देना मीटर में, जो वैल्यू आएगी फिर इस चार्ट को देखना, यहाँ पे अपनी एज चेक करना और इसके थ्रू आप लोग अपना बीएमआई स्कोर बताना। अगर आपका 18.5 से कम आता है तो अंडरवेट हो भाई आप लोग को खाने पीने की जरूरत है सो दैट आप हेल्दी वेट में आ सको। अगर 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में आता है तो ये हेल्दी वेट है आपकी हाइट के हिसाब से। अगर आप 24.9 से लेकर 29.9 के बीच में आते हो, यहाँ 20 गलत लिखा हुआ है, 24.9 के ऊपर, मतलब 25 मान लो, यहाँ पे कर देता हूँ सही। 25 से लेकर 29.9 के बीच में अगर आते हो तो ओवर वेट है, मतलब जो हेल्दी वेट होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा वेट है आपका, तो थोड़ा कम करने की जरूरत है। और मान लो अगर आपका 30 से अबव आता है तो ओबेसिटी 1, ओबेसिटी 2, ओबेसिटी 3 ऐसे कैटेगरी देखने को मिलेंगे, जो ये कहेगा कि आपकी बॉडी के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में फैट है भाई, आपको तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी है सो दैट आप हेल्दी वेट में आ सको। समझ में आया भाई? तो सभी लोग बताइए अपना बीएमआई क्या है। अगली चीज होती है कि आप अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे रख सकते हो। बेसिक सी बात है यार, आप लोग एक डाइट प्लान को पहले फॉलो अप करो। हो सकता है कोई बंदा हो वो वेट लॉस करना चाहता है तो अपने गोल को पहले अचीव करो कि भाई मेरे को वेट लॉस करना है। या कई लोग ऐसे जो बहुत दुबले हैं वो हेल्दी वेट में आना चाहते हैं, तो उनको अपना गोल अचीव करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसी डाइट कंज्यूम करना है जिसके थ्रू मैं थोड़ा हेल्दी हो सकूं। इसके अलावा आप लोगों को कैलोरी को कट नहीं करना। कई लोग जो मोटे रहते हैं ना वो खाना पीना बंद कर देते हैं, ऐसी गलती नहीं करना है। आपको एक्टिव लाइफस्टाइल लाना है, मतलब ऐसा नहीं कि पड़े हुए बस और खा नहीं रहे और सोच रहे हो कि दुबले हो जाओगे, नहीं हो पाओगे भाई। एक्सरसाइज करो, दौड़ो कूदो, किसी और के ऊपर नहीं। इसके अलावा आप लोग को रेगुलर एक्सरसाइज, जिम वगैरह करना चाहिए। इसके अलावा आप लोग को जितने भी फैटी फूड्स हो गए, स्पेशली जंक फूड हो गए, इन सबको अवॉइड करना चाहिए। हफ्ते में एक बार खाओगे तो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चीट डे आप लोग संडे को बना सकते हो, लेकिन उसके बाद उतनी ही मेहनत करनी है आपको। तो याद रखना आप लोग को कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, प्रॉपर वे में आपको कैलोरी कंज्यूम करना है, जो भी आपका एक स्पेसिफिक गोल है जिसके थ्रू आप लोग अपनी हेल्दी बॉडी बना सकते हो। और हेल्दी फूड को कंज्यूम करना है, बैलेंस डाइट कंज्यूम करना है। अगला टॉपिक है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। अब ये पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या होता है? तो मैं आप लोग को एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की है, वो सुबह सुबह उठी, उसने देखी मतलब अपना वेट नापते टाइम कि खुदा मेरा वेट इतना कैसे बढ़ गया अब मैं खाना त्याग दूंगी,
अब मैं सुबह भी नहीं खाऊंगी, शाम को भी नहीं खाऊंगी, रात को भी नहीं खाऊंगी, बस सोते टाइम उसका दिमाग खाऊंगी। वो नहीं, थोड़ा टॉप टॉपिक हो गया। मतलब ये कि कई लड़कियां रहती ना, वो एकदम से स्टार्विंग करने लग जाती, खाना त्याग देती कि मैं इस टाइम नहीं खाऊंगी, उस टाइम नहीं खाऊंगी। ऐसे से क्या होता है ना, आपको लग रहा है कि आप खाओगे नहीं तो आप दुबले हो जाओगे। गलत है भाई, आप कमज़ोर हो जाओगे। आप दीपिका पादुकोण बनना चाह रहे हो, लेकिन आप दीपिका पादुकोण तो नहीं बन पाओगे, कुछ और ही बन पाओगे। आप एकदम ख़त्म से हो जाओगे, बीमार से दिखोगे, एकदम स्किन ऐसी लूज सी हो जाएगी और कुछ नहीं होने वाला भाई। और जैसी वापस से नॉर्मल खाना पीना चालू करोगे वैसे ही वापस से हो जाओगे। तो ऐसी प्रॉब्लम जो आप लोग की रहती है वो कहलाती है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, जिसमें कि यार लोग एकदम से ना स्टार्विंग करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो एनर्जी मिल रही थी वो मिल नहीं पाएगी, बीमार हो जाओगे, तबीयत खराब, जाओ बिस्तर में पड़े हुए। इसकी जगह एक प्रॉपर तरीके से डाइट प्लान फॉलोअप करते वेट लॉस या वेट गेन का, और फिर आप लोग अगर अच्छे से फॉलोअप करते उसको, तो दीपिका पादुकोण ज़रूर बन पाते एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ। एक्टिव लाइफस्टाइल मतलब ये कि आपको कुछ भी करना है, जैसे जिम कर लिए, योगा कर लिए या स्पोर्ट्स खेल लिए, सो दैट आपकी बॉडी ना कैलोरी बर्न कर सके। मेन काम ये होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये क्लियर है। तो पिटफॉल ऑफ डाइटिंग में आप देखते हो कि कई लोग है ना एक्सट्रीम रिडक्शन कर देते कैलोरी का, खाना ही छोड़ दिए या मील्स को स्किप कर दिए। कई लोग ना एकदम सोचते हैं कि फैट कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम ही नहीं करना। अरे भाई, फैट आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस लाने के लिए काम के लिए आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो कैसे चलेगा। इसके अलावा कई लोग जो रहते हैं ना, मान लो कि कोई डाइट फॉलोअप कर रहा है, ठीक है, उसको 400 कैलोरी और कंज्यूम करना है, तो उसने सोचा कि यार 2 मैं केक खा लूँ क्या, उससे काम बन जाएगा। तो बेवरेजेस और ड्रिंक्स वगैरह से इसको आपको, मतलब मैं कह सकता हूँ, क्या बोलेंगे यार, मतलब आप लोग को रिप्लेस नहीं करना है। इसके अलावा कई लोग ऐसे रहते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और यही सब चीज़ें करते हैं। ये सब आपको पिटफॉल ऑफ डाइटिंग के अंदर देखने को मिलेगा। तो पिटफॉल ऑफ डाइटिंग एक किस्म का इवेंट है जहाँ पे आप अपनी बॉडी के अंदर कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट खत्म हो जाता है और बीमार पड़ के सीधे चद्दर ओढ़कर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं। कई लोगों को मेरी लैंग्वेज थोड़ी खड़ी लगती होगी यार, आई एम रियली सॉरी यार भाई। अब क्या करें, मेरी लोकल लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ी सा वो हो जाता है ना, इफेक्ट हो जाता है। मैं दिल्ली मुंबई वाला नहीं हूँ यार। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है फूड इंटॉलरेंस। अब ये फूड इंटॉलरेंस टॉपिक क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। मान लो आप लोग डेट पे गए हुए थे और उसने ऑर्डर करी, मान लो पिज़्ज़ा ऑर्डर करी और उसके अंदर मशरूम थे। आपने पिज़्ज़ा खाए और पूरा पिज़्ज़ा के ऊपर। ऐसा क्यों हुआ भाई? आपके तो रिश्ता भी टूट गया और साला आपकी तबीयत भी खराब है। अब डॉक्टर के पास भी जा रहे हो, फिर उसके बाद अपने दोस्त के पास भी जा रहे हो कि इसको जाके मना ले। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या था? कई लोग के साथ दिक्कत ये होती है कि उनको ना कुछ फूड एलर्जीज वगैरह रहती है। मतलब ये कि मान लो मशरूम उस बंदे ने खाया था, तो हुआ ये कि उसकी बॉडी के अंदर ना वो मशरूम एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, तो बॉडी ने उसको बाहर फेंक दी वोमिटिंग के थ्रू। तो ऐसी प्रॉब्लम जो रहती है फूड इंटॉलरेंस कहलाती है, जिसमें कि आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते और आपके फूड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। इस वजह से वोमिटिंग के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। इसके सिम्टम्स आप देखोगे, स्टमक पेन होगा, वोमिटिंग होगी, हेडेक होगा, ये सब आप लोग को देखने को मिलता है फूड इंटॉलरेंस के अंदर। एक एक 2-2 नंबर के टॉपिक है, ज़्यादा बड़े नहीं है जो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, छोटे छोटे दिख रहे होंगे। के अंदर 50 फूड मिथ्स आप लोग को देखने को मिलेंगे कि ये इसके साथ मत खाया करो, ये इसके साथ मत खाया करो। कुछ कॉमन है वो आपको बता देता हूँ। जैसे पोटैटो जो है ये आपकी बॉडी के अंदर फैट ला देता है, ऐसा लोग कहते हैं। पोटैटो किसके अंदर आता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर। कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है? आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर उसको एक्सेसिव में खाओगे तब तो कार्ब्स फैट में कंज्यूम होता है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 1-2 आलू के टुकड़े खा ली तो उससे आपकी बॉडी के अंदर फैट आ जाएगा, वो तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो ये एक मिथ है भाई कि आलू खाने से फैट हो जाता है। हाँ भाई, आप 20 आलू खा लिए तो बात अलग है ना। इसके अलावा फैट फ्री प्रोडक्ट्स जो रहते हैं ये बिल्कुल भी वेट लॉस के लिए हेल्पफुल नहीं रहते हैं। कई लोग का कहना रहता है कि अंडे जो रहे ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं। थोड़ा उनको साके समझाइए, थोड़ा उनको ऐसा बोलिए कि भाई आराम से, अंडों के अंदर हाई रिच प्रोटीन रहता है, चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन कहलाता है। और जब उसके अंदर हाई अमाउंट में प्रोटीन है तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे बढ़ा देगा? कोलेस्ट्रॉल लेवल तो तब बढ़ता है जब आप एक्सेसिव अमाउंट में कोई भी फैट को कंज्यूम करते हो। तो एकदम गलत है। थोड़ा मोड़ा फैट रहता है वो बात अलग है, लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में तो प्रोटीन रहता है। तो ये एक मिथ बस्ट यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए वरना आपकी बॉडी के अंदर फैट आ जाता है। अरे यार, अब क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ? पानी के अंदर तो कुछ है ही नहीं ना, नॉन न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट है। अगर मील के बीच में पानी लोगे तो उसे पेट भरता है और कुछ नहीं होता, क्योंकि पानी के अंदर आपने मतलब खाता टाइम आपने पानी पी लिया तो पेट में जगह ही नहीं बची, तो ऐसा लगता पेट भर गया। लेकिन भाई उसके वजह से कोई फैट नहीं बनेगा। फैट तो तब बनेगा जब आप फैट टाइप का कुछ प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे, और पानी के अंदर तो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है, फैट तो है ही नहीं।
प्रोटीन भी नहीं है, कार्ब्स भी नहीं है, तो कैसे वो आपकी बॉडी के अंदर फैट ला देगा। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि मिल्क जो है वो कंज्यूम नहीं करना चाहिए भाई, मतलब फ़िश खाने के बाद या फ़िश से पहले मिल्क नहीं लेना चाहिए। ये भी अभी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं हो पाया। कई ऐसे लोग हैं जो कि नॉनवेज नहीं खाते हैं, उनको भी वो वाइट स्पॉट वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो स्किन में हो जाती है ना, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना जो बायो वाले प्लीज़। कई ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, डेफिनेटली हो सकता है उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ और उनको हो गया। अब अभी तक के ना इसका साइंटिफिक प्रूव नहीं आ पाया, तो इसलिए ना ये अभी भी मिथ ही है। इसके अलावा ऐसे ढेर सारे मिथ होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके लोकल जगह पे कौन कौन से ऐसे मिथ्स चलते हैं कि इसके साथ ये मत खाना, उसके साथ ये मत खाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे अपने अपने रीजन के बताना, आपका स्टेट या शहर का नाम लिखना और वहाँ क्या चलते हैं मिथ वो बताना, मैं सबको हार्ट बटन दूंगा भाई, ठीक है। तो चलिए भाई अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। स्पोर्ट्स कर रहे हो आप लोग, एक्सरसाइज कर रहे, मतलब आपकी बॉडी यहाँ पे एक्टिव हो रही है, एक्टिव लाइफस्टाइल हो रही है, आप कूद रहे पाद रहे हो, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी कैलोरी उसको बर्न कर रहे हो, तो उस टाइम पे खाना भी तो ज़रूरी है ना। अरे बाइक चला रहे हो आप, चला रहे हो, पेट्रोल खत्म होगा तो भरना भी तो ज़रूरी है ना। सेम टू सेम डाइट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है स्पोर्ट्स के अंदर। अगर आपको स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल बनाना है तो आपको बेस्ट डाइट कंज्यूम करनी है, तभी आपका परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। अगर आपने दंगल मूवी देखे होंगे तो उसमें आपने सीन देखे होंगे कि एक डाइटिशियन रहती है जो गीता को प्रॉपर मील वगैरह प्रोवाइड करते रहती है। क्यों? क्योंकि सो दैट उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो सके। खाएंगे जितना अच्छा, हेल्दी कंज्यूम करेंगे, स्पोर्ट्स में उतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर सारे न्यूट्रिशंस आपको मिलेंगे। तो यही चीज़ें आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है। ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन जब शुरू हो रहा है, ट्रेनिंग पीरियड है, उसी टाइम पे आपको डाइट अच्छी कंज्यूम करना है। ट्रेनिंग से पहले भी, ट्रेनिंग चल रही है उस बीच भी, ट्रेनिंग के बाद भी, हमेशा के लिए यार डाइट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यही चीज़ें आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा प्री कंपटीशन के लिए डाइट्स वगैरह कैसी दी जाती है, तो याद रखना है जब भी इवेंट शुरू होता है उससे पहले एथलीट जो है वो फोकस करते हैं न्यूट्रिशन रिच फूड में, सो दैट वो एनर्जी लेवल को इनहैंस कर सके, अपने एंडोरेंस को बेस्ट कर सके। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मेन स्ट्रीम रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी एक स्पोर्ट्स पर्सन है उसको एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? कार्बोहाइड्रेट। ये फ्यूल के तौर पे यहाँ पे वर्क करता है और उन जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है उनको ये कंज्यूम कराना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आप देखते होंगे जितने भी हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स एथलीट रहते हैं वो अपनी मसल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ज़रूरी नहीं है विराट कोहली बॉडी बिल्डर नहीं, लेकिन अपनी मसल्स पे फोकस करते हैं ना, तो प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करना जरूरी है, तभी तो लंबे लंबे शॉट्स मार पाएंगे वो। और इसी के साथ साथ जब ट्रेनिंग करते तो उस टाइम पे मसल्स फाइबर यहाँ पे स्ट्रेच हो जाते हैं, टीयर अप हो जाते हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए भी प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करना भी जरूरी है। ये सब चीज़ें आप लोग को प्री टूर्नामेंट, प्री कॉम्पिटिशन डाइट के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपनी बॉडी को प्रॉपर वे में हाइड्रेट करके रखना जरूरी है, सो दैट आपकी बॉडी के अंदर फ्यूल जो है वो ऑप्टिमाइज लेवल यहाँ पे मेंटेन रह सके। तो ये सब चीज़ आप लोग को देखने को मिलती है प्री कॉम्पिटिशन डाइट के अंदर। ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन की बात करें, मतलब कि स्पोर्ट्स चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, उस टाइम पे क्या करना है? पानी की बोतल आप लोग को रखना है साथ में, सो दैट आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सको, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन होगा तो परफॉर्मेंस लेवल जो है वो डिक्लाइन हो सकता है। इसके अलावा आपने देखे होंगे कि क्रिकेट के बीच में ना कई जो फील्डर्स जो ग्राउंड पे लगे रहते हैं या फिर जो ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो उस बीच में ना बनाना वगैरह, बार बार बनाना क्यों आ रहा है, तो बनाना वगैरह जो रहता है ये दिया जाता है खाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो है इजीली डाइजेस्टेबल होता है और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप एनर्जी लेवल अपनी कंपटीशन के बीच में मेंटेन करके रख सको। अगला होता है पोस्ट कॉम्पिटिशन डाइट। पोस्ट कॉम्पिटिशन डाइट में ज्यादा फोकस किया जाता है रिकवरी के लिए। तो रिकवरी के लिए जो भी प्रायर न्यूट्रिएंट्स वगैरह है मसल्स को रिपेयर करने के लिए, उस टाइप की डाइट यहाँ पे बनाई जाती है। हम यहाँ पे फोकस सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पे नहीं करते, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमको ड्यूरिंग टूर्नामेंट के लिए ज्यादा जरूरी था, वहाँ पे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। लेकिन यहाँ मैच खेल कर आ गए, थक गए, तुम लोग देखते हो ना हाथ पांव दुखने लग जाते हैं, तो उस टाइम पे मसल्स यहाँ पे रिकवरी मांगती है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन रिच डाइट को भी कंज्यूम करना चाहिए। मान लो आप लोगों ने खेल किया, उसके 30 मिनट बाद आप लोग अगर कंज्यूम कर लो तो अच्छी बात है, रिपेयर वगैरह जल्दी हो जाता है। और मान लो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गया, किसी को इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड वगैरह को कंज्यूम करवाया जा सकता है। और मान लो आप लोगों ने स्पोर्ट्स वगैरह खेल लिया, उसके बाद पानी आनी पी लो, सो दैट आप लोग अपनी बॉडी को वापस से हाइड्रेट कर सको। वरना कई लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं, देखते होंगे ना कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसमेंट हो जाते हैं, ज़्यादा खेल ली धूप में तो चक्कर आ जाते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप लोग जैसे स्पोर्ट्स खत्म हो उसके बाद जल्दी जल्दी आप लोग मतलब इत्मीनान से पानी पियो, जल्दबाजी में आपको दिक्कतें हो सकती। तो यहाँ तक कि था हमारा चैप्टर, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आप लोग को जितने भी नोट्स हैं ये सभी के सभी मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग चाहो तो इसको वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो, मोबाइल के अंदर भी, लैपटॉप के अंदर भी, या फिर आप लोग मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर के थ्रू अपने ऐप को डाउनलोड कर लो।
जहाँ पे आप लोगों को मेरे सारे लाइव कोर्सेज के साथ साथ मेरे सभी ई बुक भी हो गई इसके अंदर मिल जाएगी और फ्री नोट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। भैया लाइव क्लास जो है ये वेबसाइट में चलेगी या ऐप में भी चलेगी, वेबसाइट में भी चलेगी, ठीक है भाई। ऐप के थ्रू मोबाइल में भी देख सकते हो, वेबसाइट के थ्रू मोबाइल में भी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। और ऑब्वियसली बात है यार, वेबसाइट के थ्रू आप लोग लैपटॉप में देखकर अटेंड कर पाओगे। ये आप लोग के लिए ऑनगोइंग बैचेस है, इसको ज्वाइन कर लेना दोस्तों। मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है, आप लोग को प्रॉमिस करता हूं अगर आप इस बैचेस में आते हो फिजिक्स के लिए या फिजिकल एजुकेशन के लिए तो मैं आप लोग को बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। फिजिक्स का जो ये बैच है ये 1.5 महीने का है और ये 2.5 महीने का है। स्पेसिफिक टाइम के पहले कवर अप हो जाएगा, बाद में भले ही मैं फिर आपके लिए क्रैश कोर्सेस ला दूंगा, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ा रहा हूँ सो दैट जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैचेस रहेंगे। 4 ईयर से इंडिया के एक सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा था, उसको छोड़ के आया हूँ सारे एक्सपीरियंस को लेकर अपने खुद के प्लेटफॉर्म में, तो ज़रूर ज्वाइन करें और 10% आपको डिस्काउंट मिल रहा है सो दैट आप लोग की प्राइसिंग और कम हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ज्वाइन जरूर करना। इसके अलावा टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना सो दैट आप लोग मेरे साथ अपडेट रहोगे। साथ ही साथ अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं रहा, स्लाइड को कैंसिल करना पड़ेगा। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टा में भी फॉलो अप कर सकते हो। तो चलिए एंड करते हैं आज के इस वीडियो को। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नेक्स्ट चैप्टर कब तक चाहिए जरूर बताएं और बेस्ट ऑफ लक सभी के सभी एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।